धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हाँ, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। क्योंकि इन तमाम खबरों पर रोजाना तबसरा तज़किरा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। आज हम बांग्लादेश की कोई भी खबर शामिल नहीं कर रहे हैं, तो अन्य खबरों से शुरुआत करते हैं। और उसमें जो पहला अपडेट है वो आ रहा है जम्मू कश्मीर के उधमपुर से। यहाँ पर 3 कथित आतंकियों को ढेर कर दिया गया और उनके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं वो नेटो के हथियार हैं। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? नेटो के हथियार जम्मू कश्मीर में, इससे पहले कहा जाता था कि चाइना के हथियार जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। हाँ, वहाँ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा है कि इनके पास से जो हथियार जब्त हुए हैं उसमें इस तरह की एम सीरीज यानी अमेरिकन सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स मिले हैं जो लॉन्ग रेंज पर एम लगाने के लिए होते हैं। वह एनवीडी नाइट विजन डिवाइस तो थे टेलीस्कोप थे, और यह मुख्य रूप से नेटो इस्तेमाल करता है। और कहीं ना कहीं से यूक्रेन के रास्ते या यूक्रेन से वापस घूम के आया। यूक्रेन वाला शब्द इन्होंने नहीं कहा, वो मेरी तरफ से है। तो इसकी चर्चा बहुत पहले यूक्रेन युद्ध के साथ साथ ही चल पड़ी थी कि यूक्रेन से बहुत सारे ऐसे अस्त्र शस्त्र जिसका इस्तेमाल या तो वहां के सैनिक नहीं कर पा रहे हैं, या वहां से वापस छुट्टी पे गए हैं, या भाग गए तो उठा के लेके चल दिए हैं, या पकड़े गए हैं विपक्षियों द्वारा, तो वो उसको ब्लैक मार्केट में। और अभी तक खबर मिली थी कि लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देशों में और अफ्रीकी के देशों में पहुंचे, लेकिन अब हमारे जम्मू कश्मीर में पहुंच रहा है। तो इस युद्ध का यह खामियाजा कहें या उसकी बेहतरीन कहें कि ऐसे लोगों के पास पहुंचता है जो टेररिस्ट है। जी, मेरा सवाल कुछ और है सर, पहुंच कैसे जाते हैं? बॉर्डर पे बीएसएफ खड़ी है, तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, और अब तो क्या नाम है, सब कुछ सैटेलाइट से पता लगा लेती है सरकार जमीन के अंदर क्या गड़ा है, कहाँ पेट्रोल है, कहाँ सोना चांदी है। ये हो कैसे जाता है? इसका मतलब सरकारें चाहती होंगी ना कि फैले हथियार। जहां तक बॉर्डर से ना आने की बात है उसकी कोशिश की गई है। बार्ब्ड वायर भी हैं, यानी कटीले तार भी उन्होंने जहां तक लगा रखे हैं। केवल आर्मी ही नहीं बल्कि पारामिलिट्री फोर्सेस जैसे बीएसएफ या आईटीबीएफ बीएफ जो दूसरे बॉर्डर पे या उससे मिले जुले हैं, वो लोग भी वहां पे हैं। और सैटेलाइट की पिक्चर से इतना मुश्किल है कि एक एक जगह का पता करें, लेकिन इस तरह के रेडार हैं जो ग्राउंड पर ही उसका पता करने की कोशिश करते हैं। 5-10 किलोमीटर से लेके 20-25 किलोमीटर तक, चूंकि अर्थ ऐसे है इसलिए पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन किसी पहाड़ी पर हल्का सा किसी ऊपर करके और वहां के सब कुछ लाते हैं। इसके बावजूद ये लोग किसी न किसी रास्ते से गुप्त तरीके से वो लेके आते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। और इसमें हमारे लोग भी कई तरह से शामिल होते हैं जो पहले से हैं, जो लोग करते हैं। बांग्लादेश में तो खुलेआम है कि बीएसएफ द्वारा, या मणिपुर में हम देखें तो ये लोग भी, जहां तक ड्रग्स की तस्करी की बात है जो करोड़ों नहीं अरबों रुपया का है, जो एक कारण बनता है मणिपुर में हंगामा का, तो ये तो आ ही जाते हैं। और जो इनका स्मगलिंग रूट है जो ग्लोबली है, उसमें यह भी है कि अमेरिका से चलने के पहले ही वो अमेरिका से गायब होके कई रास्तों से होता हुआ, चूंकि ये बड़े सस्ते दर पर मिल जाते हैं, जो हथियार इस्तेमाल नहीं होते हैं, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जो भी थोड़ा सा महंगा हो यह पहुंच जाता हो। सरकारें चाहें ना चाहें, यह लोग या डीप स्टेट के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जी, इसराइल में जो भारतीय काम करने गए हैं ना सर, वो अपने वेतनमान से बड़े संतुष्ट हैं। ये बात भारतीय दूतावास ने कही है इसराइल में, आप कैसे देखते हैं? वह तो कहेंगे, वैसे कहने के लिए उन्हें करीब 2 लाख रुपया प्रति माह मिल रहा है। यह बेसिकली निर्माण मजदूर हैं, और वैसे कुछ लोग हैं जो मेडिकल सर्विसेज से हैं, डॉक्टर्स नहीं हो सकते हैं, जो नर्सिंग असिस्टेंट का काम करते हैं, वैसे लोग हैं। कुल 10,000 है, और वैसे जगहों पर लड़ रहे हैं जहां से इन्होंने फिलिस्तीन वर्कर्स को हटा दिया है। और दूसरे जहां तक इनके खुद जो यहूदी काम कर रहे थे, बॉर्डर पर काम करने को तैयार नहीं है, उनको हटा दिया गया है। वो हट गए हैं। सेटलर्स तो बिल्कुल वैसे जगहों पे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर निशाना है हमास और दूसरे लोगों का, क्योंकि सेटलर्स खुलेआम इनसे युद्ध में शामिल हो रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए उन्हें ऐसे मजदूर चाहिए जो काम करें। तो ये तो प्रशंसा करेंगे। इनकी कुल जरूरत जो है सो 1 लाख से अधिक है। 1,000 और आने वाले हैं। यूपी, हरियाणा और यहाँ तक कि तेलंगाना तक में भी इनकी भर्ती हो रही है। और
इसके बावजूद कि इतने पैसे दे रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं जा पा रहे हैं जितने उसको इजराइल को चाहिए। तो दो बातें उठती है कि इसके बावजूद भी इतना खतरा है, यहाँ के लोग नहीं जाना चाहते हैं, फिर भी इतने लोग जा रहे हैं और भारत सरकार इनको बढ़ावा दे रही है कि तुम जाओ। ये मतलब मल्टी टैलेंटिंग है, केवल 10वीं पास करके जा रहे हो, हम तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं। कुछ भी खास शिक्षा नहीं है, जहां तक मिस्त्री है, जो राज मिस्त्री कहते हैं, वो बात होती है। वैसे लोग कुछ भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद ट्रेन रहते हैं। फिजिकली फिट होना चाहिए। नंबर 2 जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वह यह है, हम कहते हैं, हमारे विदेश मंत्री ने अभी जाके वहां पे जीसीसी के मीटिंग में कहा कि हम पैलेस्टीन के साथ हम चाहते हैं कि उन्हें स्वतंत्र देश का दर्जा मिले और युद्ध बंद हो। और यहाँ पे हम मदद कर रहे हैं इजराइल को इनडायरेक्टली, ताकि वहां के लोग अपने युद्ध को जारी रखें, और अंदर ही अंदर वो सारी मदद देने की कोशिश कर रहे हैं। आर्म्स ऑमिशन से पहले जाने की बात हो रही है। तो ये दो मुहा नीति एकदम खुलेआम नजर आ रही है। जी, लेकिन इसके अलावा आप ये भी तो बात कीजिए ना कि सरकार ने कहा था कि वो सबके हाथ में रोजगार देगी, तो यहाँ ना दे रही हो, पड़े इजराइल में ले जाके दे रही हो। रोजगार तो दे ही रही है ना सर। सरकार तो इस पर भी गर्व कर रही है कि हमारे लोगों को हमने इतनी शिक्षा दी, इतना ट्रेंड किया 10वीं पास को, कि इजराइल तक उन्हें लेने को मजबूर हो रहा है। जी, इससे ज्यादा कुछ कहने को बचता नहीं है। खैर, केन्या के नैरोबी में क्यों अडानी के खिलाफ बवाल हो रहा है सर? अडानी का जो एयरपोर्ट रिपेयर, मॉडर्नाइजेशन वगैरह वगैरह जो कंपनी है, काफी हाई रेट पर इनका प्रॉफिट रेट है। इंडिया में तो खैर इनको तकरीबन मुफ्त मिल जाता है, चाहे वह आईजीआई दिल्ली में हो या मुंबई वाला हो या जहां भी इनका है, हैदराबाद वगैरह है। और इस पे मतलब इनका मुख्य चीज है कि मॉडर्नाइजेशन होगा, प्रॉफिट रेट काफी हाई होगा, चूंकि सरकार पैसे देगी। और दूसरे, जो भी वर्कर पहले से हैं उनमें छटनी करनी है। मान लीजिए भी 700 है तो 700 के क्यों रखना है, 300 रखेंगे, 250 रखेंगे। और उन लोगों को भी उनका काम का घंटा है, सरकार ने नए श्रम कानून बनाए हैं, अब वो 6-8 घंटा ना होकर 12-12 घंटा तक काम करेंगे, और उसी वेतन से हल्का सा बढ़ा के, 1.5 गुना नहीं बढ़ा रहे हैं। और यही चीज नैरोबी में होगा। और वहां के जो एयरपोर्ट के वर्कर्स हैं वो पूरी की पूरी तरह हड़ताल में चले गए हैं। वहां के सरकार ने, जो प्रो अमेरिकन सरकार है, हैती में भी जो अपना पुलिस भेजने की कोशिश कर रही थी, यहाँ भी जो बड़ी जबरदस्त आंदोलन हुआ था यहाँ के राष्ट्रपति को हटाने के लिए, महंगाई के खिलाफ के लिए, जी। और बड़ी संख्या में लोग मारे भी गए थे। अब कह रही है कि भाई इससे बड़ा है, करीब करीब 1.8 बिलियन, यानी 2 बिलियन के पास, वो बाद में बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ता जाता है, 2 अरब डॉलर के बराबर की मतलब वहां मुद्रा उनको मिलेगी उसके लिए। तो सरकार कैसे नहीं उसको मानेगी। और भारत और उसके बीच में तथाकथित रूप से अमेरिका के माध्यम से अच्छा संबंध है। लेकिन यही मैं यहाँ कहना चाहूंगा हमारे साथियों को कि अभी एयरपोर्ट के जो कर्मचारी हैं उनको अच्छा खासा वेतन मिलता था। आम मजदूर, आम जनता जब सड़क पर आई थी, कहते थे क्या ये फालतू के लोग कर रहे हैं। जब खुद के ऊपर पड़ी तो गए। उस समय ये लोग क्यों नहीं शामिल हुए? पूरे देश को अपने कब्जा में करने के लिए क्यों नहीं शामिल हुए? बारी बारी करके जाओगे तो टुकड़ों टुकड़ों में मारे जाओगे और हारोगे। जी, बहुत बड़ी बात कही है। जब किसान निकलता है तो मजदूर नहीं निकलते, और जब किसान भी निकलता है तो कोई कहता है ये तो कांग्रेस का किसान है, बीजेपी का किसान है, वामपंथ का किसान है। मतलब किसान भी अलग अलग संगठनों का किसान बन गया है। ऐसे ही जो तमाम पूंजीपति हैं या पूंजीवाद जो है वो ऐसे ही लोगों को तोड़ता है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी पहचान के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर। खैर, पाकिस्तान में पोलियो ड्रॉप पिलाने वाले कर्मचारी की गोली मारकर क्यों हत्या कर दी गई? यह भी अजीब बात है। अब हमारे साथी हैं, उनकी टिप्पणी चाहिए कि इस्लाम के खिलाफ कैसे जाता है पोलियो टीकाकरण, या रिलीजन के खिलाफ बड़े रूप में ले। भारत में भी हो सकता है किसी गांव में, शुरुआती दौर में तो इस पर हंगामा हुआ था। यहाँ तक कि जो कोविड-19 था, हालांकि वह भी अभी तक पूर्ण रूप से एक्सपोज नहीं हो पाया है कि सही में वो हमारे लिए ठीक ठाक नहीं था। लेकिन धर्म के आधार पर लोगों ने विरोध किया था, विज्ञान के आधार पर नहीं। और एक कर्मचारी की एक पुलिस की मार दी। पिछले महीने भी 4-5 लोगों की हत्या कर दी थी, बॉम्ब उड़ा दिया था। और यह भी उस इलाके में हो रहा है जो पख्तूनख्वा जगह है वहां पे, यानी तालिबान तालिबान नहीं, अफगानिस्तान से सटे हुए इलाकों में। तो पाकिस्तान की जनता को सोचना होगा कि यदि पोलियो से मुक्ति चाहिए, 2021 में तकरीबन ये लोग जीत गए थे, केवल एक बंदे का पता चला था पोलियो हुआ है। अभी 24 में 24 नहीं, 2 दर्जन ऑलरेडी हो चुका है, और भी बढ़ रहा है, फिर से बढ़ना शुरू हुआ। और आप जो हैं किसी न किसी आधार पर उसका विरोध ही नहीं कर रहे, बल्कि उस जनता को मार रहे हैं जो इसमें काम कर रही है, बेचारे पहुंचा रहे हैं, शिक्षा पहुंचा रहे हैं। मलाला की कहानी सबको याद होगा।
तो जी। उसके लिए पकड़ के लड़कियों को मार रहे हैं, उनको गोली मार रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। जी। चलिए, आपने जिक्र किया अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान में जंग लड़ने के दौरान जिनको मेडल मिला था, ऑस्ट्रेलिया की सरकार उन फौजियों से मेडल वापस क्यों लेने जा रही है? ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी हंगामा हुआ था वहाँ पे, जब अफ़गानिस्तान से विदेशी सैनिक बाहर भागे थे अमेरिका के साथ, तो उसमें ऑस्ट्रेलियाई फ़ौज भी थी और वहाँ से हुआ था कि करीब एक जगह कहीं पर मासाकर हुआ है, करीब 39-40 लोगों की हत्या की गई थी, जिसमें अधिकांश लोग जो थे सो किसी जेल में बंद थे और उसके बाद हत्या की गई थी। और यह तब हुआ था, उस क्षेत्र में हुआ था जहाँ ऑस्ट्रेलियाई फ़ौजी थी। और उसके जो कमांडर्स थे जिनके नेतृत्व में, भले ही वो सीधे के सीधे मतलब मौका वारदात पर ना हो, लेकिन उनके कमांड के अधीन ये हुआ था, तो वहाँ पे एक मेजर जनरल के अधीन में एक कमीशन बनाया गया था, जो रिपोर्ट उन्होंने अभी दिया है। हालांकि जो रिपोर्ट था उसको एक्सपोज नहीं किया गया, नहीं बताया गया, क्योंकि वह तथाकथित रूप से राष्ट्रीय हित के खिलाफ होगा। और जी। उसमें ऐसे करीब 10 ऐसे कमांडर लेवल के लोग हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर जो भी है उस स्तर के लोग हैं, जिनके नेतृत्व में यह चीज हुआ या जिनके रहते हुआ, और उनको जो भी मेडल दिया गया था उनसे वापसी ली गई है, क्योंकि इसका असर बहुत बुरा पड़ता आम जनता पे और ऑस्ट्रेलिया की तथाकथित रूप से डेमोक्रेटिक चेहरे पे। जी। कम से कम ऑस्ट्रेलिया की इस फैसले की तो सराहना की जानी चाहिए सर। नहीं, बिल्कुल, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि किसी भी देश की जनता के रूप में दिमाग में यह फैलाया जाता है कि 2-3 चीज़ों का विरोध नहीं करना है, देश की सरकार का हो, देश की जो धर्म हो, और देश की सेना, वह भी होली काऊ है, यानी गौ माता की तरह, उसका विरोध करोगे तो तुम देशद्रोही हो। और इस हालात में जो किया गया है ऑस्ट्रेलिया में खासकर, इस मामले की हमें प्रशंसा करनी चाहिए। जी। मैं भारत के संदर्भ में बात करना चाहता हूं। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि सेना का मोरल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके की बातें करके, सेना से सवाल पूछ के, सेना पर कार्रवाई की बातें करके। क्या ऑस्ट्रेलिया में भी ये चीजें चल रही हैं? ऑस्ट्रेलिया में नहीं, अभी ऐसा नजर नहीं आया है। वास्तव में यदि देखें कि यदि सेना का मोराल इससे डाउन होता है, क्योंकि हम उसका एक्सपोज करते हैं, हम उसका भंडा फोड़ते हैं, हमारी सेना मतलब भारत नहीं, कहीं की सेना कहीं जाती है और जीत के बाद लूटपाट करती है, बच्चों के कत्लेआम में शामिल होती है, औरतों के साथ बलात्कार करती है, इससे क्या सेना का मोराल हाई होता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते, और खासकर जब मैंने आर्मी के साथ बहुत सारा काम किया, हेलीकॉप्टर पायलट होने के नाते, यह साफ दिखा है कि इन चीजों के खिलाफ जो वहां का कमांडर है बहुत ही सचेत रहता है। चाहे हमारे यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग में भी जाए अफ्रीका किसी जगह में, यह बहुत सख्ती से चेतावनी दी जाती कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सैनिकों का मोराल डाउन होता है। एक लड़ने वाला सैनिक, उसको आप धर्म के मामले में फंसाएं, जाति के मामले में फंसाएं, औरतों के खिलाफ इस तरह के जघन्य काम में फैलाएं, तो उसका मोराल अप नहीं होता है, उसका जो लड़ने की क्षमता होती है वो ऊपर नहीं होता है बल्कि नीचे जाता है। इसलिए उसके हमें भंडा फोड़ने चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी। बहुत अच्छी बात आपने की है, और इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि एक फौजी होते हुए आपने जिस बेबाकी के साथ अपनी जिम्मेदारी के बारे में बताया, भाई आप रक्षक हैं और भक्षक की भूमिका में आ जाएंगे तो उसकी निंदा तो की जानी चाहिए। खबर साउथ कोरिया से है। ये दावा कर रहा है कि उत्तर कोरिया ने फिर से छोटी दूरी की मिसाइलें दाग दी हैं। ये खबर सही है, या ये लोग ऐसे ही माहौल बनाए रखते हैं अपने आप को पीड़ित दिखाने के लिए, अमेरिका से एक उम्मीद भरी नजर अपने ऊपर डलवाने के लिए? खबर सही है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया से भी उन्होंने कहा है, इस मिसाइल की उन्होंने तकरीबन 1 महीने पहले भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया था, टेस्ट फायर किया था, फिर दोबारा किया। हो सकता है इसमें कुछ बढ़ाव आया हो, कुछ बेहतरीन तरीके के लिए किया हो। स्मॉल से मीडियम रेंज तक का मिसाइल है, और इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि इसकी जो वॉर हेड यानी जो बारूद ले जाने की क्षमता है वो बढ़ा है, जी। यानी वह 5 से 10 किलो से ज्यादा अधिक लेके जा सकता है। डिस्टेंस उतना ही होने के बावजूद जहां अटैक करेगा पहले की तुलना में उसका 1.5 से 2 गुना ज्यादा क्षति करेगा और ज्यादा विस्फोट करेगा। जी। मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूँ और ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि शर्मा जी अपने यहाँ जो है बीज डालते हैं और वर्मा जी के यहाँ जाके सब्जी की फसल काटने की कोशिश करते हैं। उत्तर कोरिया ने शॉर्ट रेंज मिसाइल जिस तरीके से चलाई है, साउथ कोरिया चिंतित हो रहा है। क्या इस चलाने के पीछे जो रूस की लड़ाई चल रही है यूक्रेन से, वहां कोई संदेश दिया जा रहा है क्या? क्योंकि आजकल वहां मिसाइलों के आने जाने को लेकर बड़ा बवाल मच रहा है। नॉर्थ कोरिया तो ओपनली अपने शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइल
रूस को दी है। और खासकर जब से हमने देखा है कि उसके बाद से पूर्व दिशा में रूस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है, रूसी सैनिक बढ़े हैं और रूस को ज़रूरत है, चाहे वो ईरान से आ रहा हो, ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ से आ रहा है ताकि उसके जो प्रोडक्शन हो रहे हैं वो शॉर्ट और मीडियम रेंज में ना फंसे, लॉन्ग रेंज मिसाइल में हो, ताकि वह पूरे के पूरे यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों में, जहां से पोलैंड और ये सब एरिया टच होता है, वहां तक आक्रमण कर सके और वहां तक यूक्रेनियन सैनिकों को मार सके। उनकी जो क्षमता जो बनाने की, उनकी अपनी मिसाइल और जो यूएवीज बन रहे हैं उसको बर्बाद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इसलिए यह केवल वही नहीं है, नॉर्थ कोरिया अपनी पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है ताकि उस पर भी जो प्रतिबंध लगा है, पैसे की कमी है, वह रशिया से तेल ले रहा है, दूसरे तरह के खाद्य पदार्थ और अंडरग्राउंड बहुत सारी चीजें, मिनरल्स और माइंस की चीजें ले रहा है, उसके बदले में देने के लिए यह नॉर्थ कोरिया कर रहा है। आपका सवाल बिल्कुल सही है जी। एंटोनी ब्लिंकन अपने साथ जो है ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी को लेकर यूक्रेन पहुंचे, तो हमेशा की तरह जेलेंस्की ने कह दिया भैया लंबी दूरी की मिसाइलें दो। खबरें आ रही है कि अब अमेरिका जो है अपनी नीति में बदलाव कर सकता है और यूक्रेन को इजाजत दे सकता है कि वो लंबी दूरी की मिसाइल जो है इस्तेमाल करे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि रूस कब अपनी पॉलिसी में बदलाव करेगा? वो आज तक इसे युद्ध भी नहीं बोल रहा है पूरी तरह से। रूस में जहां तक बदलाव का है, जब कुर्स्क में आक्रमण हुआ, हालांकि पिछले 2 से 3 दिनों में उन्होंने 12-14% अपनी जमीन वापस कर ली है। बहुत जबरदस्त आक्रमण, बहुत जबरदस्त लड़ाइयां हो रही हैं, लेकिन उनकी जो आणविक नीति है, यानी एटॉमिक रिलेटेड वेपन्स जितने हैं, उसके प्रति जो रवैया अभी तक बदला नहीं है। लेकिन उन्होंने खुलेआम कहा है, उनके विदेश मंत्री ने भी साफ साफ कहा है कि हम उसमें बदलाव की बात सोच रहे हैं। और बदलाव का मतलब है कि पहले जैसे लिमिटेड केस में ही वो आक्रमण कर सकते थे, उसे अलग भी कर सकते हैं। यानी केवल इसी पर नहीं कि रूस पर एटॉमिक बॉम्ब का अटैक हो, केवल इसी पर नहीं कि रूस में अपने अस्तित्व पे खतरा आ जाए उस पर। जहां तक इन दो विदेश मंत्रियों का बात है, इकट्ठे जाकर मिले हैं जेलेंस्की से, इसका मतलब है कि वहां का जायजा लेने जा रहे हो। ये दोनों की कितनी समझ में आएगा वहां के युद्ध के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इनके साथ डिफेंस सेक्रेटरी और डिफेंस के भी बहुत सारे लोग गए हैं और पूरी की पूरी तरह जायजा लेना चाहते हैं कि कुर्स्क के बाद से क्या स्थिति में परिवर्तन हुआ है। कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। और जहां तक अमेरिकी नीति है, इस तरह मिलिट्री नीति, जियो पॉलिटिक्स, जो उसके लॉज हैं कि तथाकथित रूप से नासाम जो उसके हैं, या ब्रिटेन का भी जो है स्टॉर्म शैडो है, फ्रांस का भी जो मिसाइल्स है वो सब है, अटैकम्स हैं इसका अमेरिका का, जिसके रेंज 200 से 250 किलोमीटर है। F-16 से ऊपर से रेंज करें तो 300-400 किलोमीटर, यानी मास्को तक कहीं जा सकते हैं। यूएवीज तो हमने बात की, पूरे मास्को के इर्द गिर्द मंडरा रहे। उन्होंने ऑलरेडी क्लियरेंस दे रखा है, लेकिन ऑफिशियली कहां तक अनाउंस करे इस पे चर्चा चल रही है। और उसमें किस तरह के वेपन का इस्तेमाल करें, उस तरह के म्यूनिशंस ऑलरेडी उन्होंने उसको दे दिया है ओपनली। बाइडेन ने ही ओपनली कहा था कि हमें मजबूरी में देना पड़ा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बैंड है। उस तरह के म्यूनिशन जिसमें फास्फोरस का हो, केमिकल का हो, या वैसे जो कि छोटे छोटे टूट के सैकड़ों टुकड़ों में जाके बटते हैं और वहां जमीन पे आते हैं, जिससे सिविलियंस को भी काफी खतरा हो सकता है। युद्ध के कई वर्षों के बाद तक वहां छोटे छोटे रूप में छुपे रहते हैं। वो सब कुछ हो रहा है। वह केवल देख रहे हैं कि रूस किस हद तक बर्दाश्त कर रहा है, रेड लाइन को कब कहां कैसे क्रॉस करे, ताकि कहीं से उधर से एटॉमिक रिएक्शन ना शुरू हो जाए जी। तो जो मॉस्को में ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है 14वीं, उसे कैसे देखा जाए? एक तरफ जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक तरफ इस तरीके की मीटिंगें हो रही हैं, एक तरफ जंग चली रही है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कहने के लिए अभी केवल 40% जीडीपी का, पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का हिस्सा ब्रिक्स में आता है। 5 से बढ़ के अब 9 देश हो चुके हैं और तकरीबन 10-12 और इसमें शामिल होना चाहते हैं। केवल अर्जेंटीना ही एकमात्र देश है उसने शामिल होने से क्लियरेंस के बावजूद मना कर दिया, क्योंकि वह राष्ट्रपति बदल गया और वह अमेरिका का चमचा बन गया। तो खैर, जहां तक इसके बात है, अब ब्रिक्स भी केवल इकोनॉमिक फोरम नहीं रह गया, जैसे इसको 2001 में 2010 में आगे बढ़ाया गया था, 2006 में बना था। वास्तव में एक में ही इसके बनने की बातचीत शुरू हो चुकी थी। अब यह पॉलिटिकल फोरम बन चुका है, इसके बावजूद कि इसमें वैसे भी देश हैं जो प्रो अमेरिकन हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यूएई है, इजिप्ट है, लेकिन ईरान भी इनके तरफ से है। तो इसका इसलिए महत्व बढ़ता है कि यह मौका होता है इन देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो भी प्रतिनिधि आए कि बात करें कि हम कैसे पूरे विश्व को, यदि आप तैयार हैं तो सिंगल पोलर यानी मोनोपोलर जो बना हुआ अमेरिका की जो पूरी की पूरी
दादागिरी है उसको तोड़ के मल्टीपोलर बनाएं, ताकि हम भी चैन की सांस ले सकें और इन युद्धों से हमें मुक्ति मिल सके। जी, तो ऐसे में बात कर लेते हैं अमेरिका की, यानी कि चुनाव का जिक्र कर लेते हैं। पता है सर आपको, जो वहां पर, यहाँ भारत वाली भाषा में बात करते हैं, जो वहां घुसपैठिए हैं, वो वहां के पालतू जानवरों को, कुत्ते बिल्ली तक को खा जा रहे हैं, ट्रंप का ये कहना है। ट्रंप के पहले भी रिपब्लिकन के कुछ एमपीज ने, लॉ मेकर ने वहां के इस बात की चर्चा की थी, और ट्रंप ने खुलेआम कहा कि हैतीज के लोग जो लेकर आए हुए हैं बाइडेन, वो लोग अब कुत्ते बिल्ली जो पालतू हैं वो खा रहे हैं। इस पे वहीं के जो एंकर थे उन्होंने पहले से पता किया हुआ था, इतनी हिम्मत थी, उन्होंने खुलेआम कहा कि भाई ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने न्यूयॉर्क के जो मेयर है सबसे हमने बता की ऐसी बात नहीं है। इस पर ट्रंप काफी नाराज नजर आए। बाद में उन्होंने कहा कि मैं अकेला था, उधर से तीन थे, एक तो कमला हैरिस थी और उनके एंकर भी हमारे खिलाफ लड़ रहे थे। वैसे जहां तक हैती की बात है, वहां की भी सरकार ने गुस्सा किया कि भाई आप क्या समझते हैं, हम लोग कोई जानवर थोड़ी जो दूसरे जानवरों को खा जाएंगे। वैसे बाद में इनका जो एबीसी या दूसरे जो चैनल थे उन्होंने इसका एनालाइज किया, तो पाया कि ट्रंप ने तकरीबन 30 बार झूठ बोला, 20 बार तो खुलेआम झूठ बोला, जैसे इस कुत्ते जानवरों की बात उन्होंने कर दी, और दूसरा चीज किया। और हैरिस ने अपनी तरफ से 2-4 झूठ बोले, और वैसे कुछ चीजें बोले जो कि कोई मायने नहीं होता है। हाँ, हालांकि कहने के लिए इन्फ्लेशन पे भी बातें हुई, जो कि पिछले 2-3 सालों में भी कम है। कुछ अनएम्प्लॉयमेंट पे बातें हुई, जैसे हैरिस ने कहा कि बाइडेन के समय बड़ा ऊपर उठा है, अनएम्प्लॉयमेंट घटा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग को यह समझना चाहिए, जहां तक कि महंगाई और बेरोजगारी की बात है, यह पूंजीवाद की एक चिरकालिक यानी हमेशा के लिए रहने वाली चीज है, ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है। तो इस तरह की बातें इन्होंने किया, और अभी तक जहां तक स्थिति है, जैसा आपने कहा था कि 50-51% एक तरफ आ रहा है, कभी दूसरी तरफ आ रहा है। हाँ, कांटे की टक्कर है, इतना नजर आता है। जी, 9/11 की बरसी के मौके पर हाथ मिलाते हुए दिखे हैं डिबेट शो के बाद हैरिस और ट्रंप, इसे कैसे देखते हैं सर? अब वहां कहने के लिए वह पूरे देश के लिए एक बात थी, 23 वर्ष पहले की बात थी। हालांकि अभी बताऊं कि एक महिलाएं थी, विधवा थी, जिनके पति मारे गए थे उसमें फायर फाइटिंग में। मतलब वो अंदर में नहीं थे, बाहर से लोग बड़ी तेजी से घुसे थे, और कुछ लोग बड़ी हिम्मत करके गए थे, और अंदाजा नहीं था कि पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, उससे मारे गए थे। इन्होंने कहा कि भाई जो जितने लोग 19 थे, मैक्सिमम सऊदी अरेबिया के थे, आपने अफगानिस्तान का नाम लेकर वहां पर अटैक कर दिया। वास्तव में क्या चीज हमें बताया नहीं, हमें कब जस्टिस मिलेगा? आप इसको टालते जा रहे हैं बार बार। कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री ने कोई भी राष्ट्रपति बने, ये हिम्मत कीजिए और हमें बताइए। सऊदी अरेबिया से तेल लेने के लिए आप ये बात कर रहे हैं, मैं नहीं बता रहे। यह बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। और जहां तक हाथ मिलाने की बात है, तो वहां पे बाइडेन भी थे, ये लोग साथ साथ थे। तो एक नॉर्मल कर्टसी है, डिप्लोमेटिक बातचीत है, और ये लोग तो ग्रेट ड्रामाटिस्ट ही हैं, हाथ मिलाए आपस में, इसमें कोई खास बात नहीं बनती है। जी, खबरें तो डिबेट के बाद बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन दो चीजों को लेकर कमला हैरिस की बड़ी तारीफ की जा रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वो खुल के फिलिस्तीन के लिए बोली हैं, गाजा में हो रही जुल्म ज्यादती को लेकर उन्होंने आवाज उठाई और कहा कि 2 नेशन सॉल्यूशन के हक में अमेरिका है। और जो उनका रवैया रहा वो ऐसा रहा ट्रंप के सामने जैसे वो वकील हैं और ट्रंप एक अपराधी हैं। दोनों चीजों को लेकर लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, तारीफ के लायक हुआ है ये काम? नहीं, दूसरी बात जो आपने कहा वह ठीक है, बड़ी ही नेचुरल थी। और हालांकि ट्रंप ने कहा कि वन ऑफ द बेस्ट डिबेट्स ही हैड, मतलब अभी तक जितने डिबेट की उसमें सबसे बढ़िया था, यानी कांटे की टक्कर थी। इनडायरेक्टली यह भी मानते हैं। और बाइडेन की तुलना में तो कमला हैरिस बहुत ही बेहतर थी। और उन्होंने बार बार जो इस पर आरोप लगाया कि आप इलीगल केसेस में फंसे हुए हैं, सेक्सुअल केसेस में फंसे हुए हैं, वगैरह वगैरह, बुढ़े हो गए हैं, यह भी उन्होंने कहा। तो इस सब मामले में ठीक है। लेकिन जहां तक युद्ध की बात है, ऐसा उनके पास कोई भी रोड मैप नहीं है, सिर्फ इसके जो अमेरिका कहते रहा है। हालांकि उन्होंने यह बात दोनों में से कोई भी कहने को तैयार नहीं था कि नेतान्याहू माने या इजराइल माने तो हम मतलब युद्ध की बात और 2 स्टेट की बात कर लेंगे। लेकिन बात तकरीबन उन्होंने वही कहा जो पहले बाइडेन कहते थे, पहले ट्रंप कहते थे, अभी भी ट्रंप कह रहे हैं। उसमें कोई अंतर नहीं है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि क्या कहते हैं। और यूक्रेन में भी ये हालांकि ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन में इनके आते युद्ध हो जाएगा, और ये यदि राष्ट्रपति रहते तो इसराइल में आक्रमण होता ही नहीं। तो ये हवा की बातें कर रहे, जमीन की बातें नहीं कर रहे। जी, लेकिन खबरें तो ये भी दिखा रहा है अमेरिकी मीडिया के 284 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाली, जिनको 284 मिलियन फॉलोअर्स फॉलो करते हैं लोग, टैली शिफ्ट, वो है कमला हैरिस के साथ आ गई हैं अब इस डिबेट के बाद।
टेलर स्विफ्ट, हाँ स्विफ्ट, ये 34-35 साल या ऐसे की कुछ उम्र है इनका और बहुत फेमस है वहाँ की। जैसा आपने बताया, इन्होंने जो एक ट्वीट किया कि अब इस डिबेट के बाद से वो कमला हैरिस को वोट देंगी और उसको उसी समय में 1 लाख से अधिक लाइक मिला। तो मतलब कि जनता इन्हें पसंद करती है, जो बोलती है उस पर ध्यान देती है। हालांकि पहले का जो भी मूवमेंट था, डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा था, बोल रही थी कि मैं देखूंगी। उनके समर्थक बार बार ये कह रहे थे कि स्विफ्ट जो है, टेलर स्विफ्ट है, उनके जो उनका झुकाव हो कमला हैरिस की तरफ है। खैर जो भी हो, और जो उन्होंने ट्वीट किया या अपने दूसरे उस पे डाला, सोशल मीडिया पे डाला, तो उसी का जवाब देते हुए आपके इलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया है कि मान लो मैं हारा, आप जो कह रही है ठीक है, और मैं आपकी रक्षा करूंगा जब तक मैं जिंदा हूं, और आपके जो वाइल्ड कैट है, चूंकि इनके जो है वाइल्ड कैट से मतलब है ट्रंप की जो वाइस प्रेसिडेंट के जो वो है कैंडिडेट है, क्या नाम है उनका? बैनी सैंडर्स। हाँ, नहीं, वो जेडी बेंस। जेडी बेंस ने कह दिया था कि जिसकी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं है, शादी नहीं, बच्चे नहीं, वो भला चुनाव क्या लड़ेंगे। इस पे इन्होंने काफी नाराजगी की थी कि शादी तो मेरी भी नहीं हुई है, स्विफ्ट ने बोला, और इसलिए मैं वाइल्ड कैट टाइप हूं, उस टाइप हूं। तो वाइल्ड कैट कह के उन्होंने टैग करके ये मैसेज डाला हुआ है, यानी इनके बात को थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश की है। लेकिन निश्चित रूप से इनके जितने समर्थक हैं, और अभी तक यदि यह ट्रंप के पक्ष में थे, यह बदल चुके हैं। और ट्रंप से जब पूछा गया कि इनके बारे में क्या कहेंगे, तो ट्रंप ने कहा मुझे मालूम नहीं है इस खबर के बारे में। नहीं, ये खबर असल में इसलिए बड़ी हो रही है जब अभी 19-20 अगस्त को पूरा कन्वेंशन हुआ डेमोक्रेट्स का, और वहां पे हैरिस को चुना जा रहा था, तो माना जा रहा था कि वहां पे टेलर स्विफ्ट जो है पहुंचेंगे, लेकिन वो नहीं पहुंची, और अब उन्होंने ऐलान कर दिया। तो ये डिबेट के बाद हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी मान लिया ट्रंप जो है बाइडेन बन गए हैं हैरिस के सामने। और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि देश को एक मजबूत, प्रभावशाली और हिम्मती राष्ट्रपति की जरूरत है, जो कमला हैरिस है। इस डिबेट से उन्हें लगा और उन्होंने ऐसा लिया और ऐसा कहा। गाजा से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। 2 बड़े अपडेट हैं यहाँ पर। एक तो आईडीएफ ने जो है बंदूक की नोक पर पोलियो के जो कर्मचारी हैं, ड्रॉप जो पिला रहे हैं वहां पे बच्चों को, उसको किडनैप कर लिया है। और इसके अलावा एक हमला किया आईडीएफ ने, जिसमें 18 लोगों को एक जगह मार दिया स्कूल के अंदर। उसमें से 6 यूएनआरडब्ल्यू के कार्यकर्ता हैं। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस जो हैं, उन्होंने इस पर सवाल भी खड़े किए हैं। आप इस दोनों घटनाक्रमों को कैसे देखते हैं? इनको क्यों मारा जा रहा है इजराइल के जरिए? जहां तक इनके कार्यकर्ता जो पोलियो के हैं, वो आ रहे थे गाड़ी में, और चेक पोस्ट पर जहां आईडीएफ के सोल्जर्स थे, उनसे उन्होंने प्रश्न वगैरह कुछ पूछा, और कहते हैं कि हम 5-6 को हम बंधक बनाएंगे क्योंकि हमें और क्वेश्चन पूछना है। इस पे बाकी सब भड़क गए और काफी तीखी नोक झोंक हुई कि भाई पहले से बताया जा चुका है, हमें जो चेक करना है कर लो, हमें डिटेन क्यों किया जाएगा। मतलब यह एक तरह की बेहूदगी भरी हुई, मतलब वाहियात काम है, जबरदस्ती अपनी दादागिरी दिखानी है, और मिलिटरिज्म जो जिसको कहते हैं वो चीज है। और ना कहने पे इन लोगों ने क्या किया कि इनकी जो गाड़ी थी, बुलडोजर लाया, आगे से भी पीछे से भी धक्का मारा, वो इस तरह की घटनाएं घटी। और जहां तक इसकी बात है, यूएन के कैंप में जो इन्होंने मारा, जहां के इनके 6 कर्मचारी मारे गए हैं, गुटरस ने जो कहा कि बहुत निंदनीय है, और किसने मारा उसका हमें पता भी नहीं चल रहा है, बताया भी नहीं जा रहा, उस पर कार्रवाई भी नहीं की जा सकती है। इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त नहीं करके क्या करेंगे बात अलग है, लेकिन यूएन, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली हो, सिक्योरिटी काउंसिल हो, आईसीजे हो, आईसीसी हो, सब की तरफ से प्रक्रिया आ रही है, यूएनआरडब्ल्यू है, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ता। ना ही यह बाइडेन को, ना ही यह ट्रंप को कहीं से नजर आ रहा है कि यह अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। खुलेआम आज इंसानों को ऐसे मारा जा रहा है जैसे वो भेड़ बकरी हो, और फिर भी कहते हैं, एकमात्र इनका एक ही लाइन है कि इजराइल को अधिकार है आत्मरक्षा करने के लिए। कौन सी आत्मरक्षा है? यह सबके समझ से बाहर है, परे है, और हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जी, 6 बंधकों की जब लाशें मिली और उसमें से एक अमेरिकी निकला, तो बाइडेन ने गला फाड़ फाड़ के पूरी दुनिया के सामने कैसे चिल्लाया कि हमास को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जब एक अमेरिकी महिला की, जो तुर्की की रहने वाली थी, सीधे सिर में गोली मारकर हत्या की गई, तो सन्नाटा है। यानी इजराइल अगर किसी को भी मार दे तो कोई बोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, इसमें संदेह नहीं है। बिल्कुल, एक अमेरिकी बंधक को मारने पर बाइडेन ने चिल्लाया, वह था कि अमेरिकी जनता को दिखाना चाहती थी।
लेकिन जहां तक इस महिला की बात करते हैं, वह पूरी की पूरी अमेरिकी नागरिक नहीं थी। यानी वो लोग सोचे जो अमेरिका में जाके बसे हैं, उन्हें यदि मार दिया जाता है या अमेरिका में या बाहर किसी देश में, बाइडेन जी या आगे आने वाले राष्ट्रपति या उनकी सरकार है, उन्हें उनसे कुछ भी खास लेना देना नहीं है। हो सकता है 1000, 2000 या $10,000 दे दिया जाए कि परिवार की देखभाल हो, बस इतना ही तक और कुछ नहीं। जी। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया गाजा में, 5-6 फौजी मर गए हैं, ये वाकई में हादसा है या हमेशा जब भी कोई ऐसी वारदात होती है या हमास ऐसी कोई घटना को अंजाम देता है तो आईडीएफ उसको हादसा ही बताता है? कहते हैं इसराइल की तरफ से कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, अभी तक कुछ खास बताया नहीं है। कल या परसों, कल कल का न्यूज़ में था कि 2 या 3 मारे गए, अभी 6 मारे गए, यानी कोई बचा नहीं, ऐसा तो दिख रहा है। और वास्तव में चूंकि गाजा के ऊपर था, इसकी संभावना बनती है, हालांकि हमास ने कोई या किसी रेसिस्टेंट फोर्सेस ने अभी तक जिम्मेवारी नहीं ली है, लेकिन इसकी संभावना बनती है कि ग्राउंड अटैक हुआ, चूंकि हेलीकॉप्टर जनरली 1000 से 2000 फीट पर ही उड़ता है, या एनिमी फायर से बचने के लिए करीब 40-50 फीट जमीन के ऊपर ही उड़ता है, ताकि दूर से नजर ना आए और निशाना लेके मारने का समय ना मिले। तो आगे आने वाले समों में हो सकता पता भी ना चले, लेकिन जी यदि हमास ने ऐसा किया है तो ये तो युद्ध है। और ये हेलीकॉप्टर जहां तक बड़ा पावरफुल मशीन है एनिमी के लिए, जिस तरह से पूरे के पूरे यूक्रेन में रशिया कर रहा है, यहाँ जी पे इसराइल नहीं कर पा रहा है चूंकि उस तरह के वेपन्स नहीं है, लेकिन हम्म। साथ ही बड़ा वल्नरेबल है। यानी इतना बड़ा चीज और कुल मिला के 250 पौने 300 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, तो मारे जाने की पूरी संभावना भी बनती है। जी। वायुसेना अमेरिका की यूएई और कतर में क्या कर रही है सर? ये पता नहीं, देखिए मैं थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड देता हूं कि तकरीबन पूरे मिडिल ईस्ट की ले लें जिसकी हम बात कर रहे हैं, 19 या 20 देशों में, जगहों में यूएस की मिलिट्री बेसेस या फैसिलिटीज है। फैसिलिटीज मतलब सुविधाएं हैं कि तुम आ जा सको। 9 या 10 उसमें परमानेंट है, बना रखा है, उसी का है, जैसे उसने सीरिया में कर रखा है। और यहाँ तक कि इराक में तो खैर है, ये सीरिया में भी व्यवस्थित घुसाया हुआ है। और यूएई में है, आपके सऊदी अरेबिया में है, ये सब जगहों में है। तो ये सब चीजें हैं, आपस में जरूरत के हिसाब से अदला बदली होती रहती है। अभी यूएई से कतर में इसके फाइटर जा रहे हैं, इसमें एक ट्रेनिंग भी होता है। नंबर 2, ये इसमें टोही विमान भी बहुत सारे होते हैं। हो सकता है यूएई से उतरा, कई जगह उड़ते हुए अपने हिसाब से जो उसकी सुविधा होती है, कई जगह फोटो लेकर और सारा कुछ करके और कतर में उतारा। रीपोजिशनिंग नहीं है, बल्कि उसका रूटीन पार्ट है। ऐसे समझ के कि अमेरिका ही का हिस्सा है, यहां से जी करके यहाँ गया, तेल लिया, सारा कुछ लिया, फिर वहां गया। ये सब चीजें चलती रहती है। और हम लोग बड़ी खुश होते रहते हैं कि हमारा या तो अरब वर्ल्ड की यूनिटी के ऊपर में मतलब आवाज उठाते हैं, या अमेरिका बड़ा बहादुर है उसके दूसरी तरफ इस पर खुश होते हैं। जी। अमेरिका मिस्र को हथियार क्यों दे रहा है सर? और वह भी बिलियन डॉलर में दे रहा है, छोटा मोटा नहीं है, काफी भारी मात्रा में दे रहा है। और यह कहते हैं, इसका 2 चीज था। पहला तो यह था कि जब यहाँ के सीसी जब राष्ट्रपति बने थे, जी पिछले चुनाव से जब राष्ट्रपति वहां के आए थे तो मिलिट्री कू करके आए थे। मुझे याद है एक बार मैंने कहा था कि यहाँ की मिलिट्री क्यों नहीं कू करती, हालांकि कहने के लिए 90% आए हैं। यदि वहां की जनता यदि सड़क पे आती है अमेरिका के खिलाफ, तो तुम्हारा राष्ट्रपति ही वो काम कर रहा है जो अमेरिका चाह रहा है, तुम उसके हम्म, खिलाफ वहां की मिलिट्री जनता क्यों नहीं विद्रोह करती है? तो हम्म, हमारे पढ़ने वालों ने कहा था कैसे कैसे हो सकता है, डेमोक्रेसी है। इन्होंने डेमोक्रेसी बर्बाद करके आए थे, हम्म, चुनाव के द्वारा नहीं आए थे। और अभी 1.3 यानी $1.25 बिलियन का सामान, और अमेरिका ने इसलिए रोके हुए था कुछ समय के लिए, कुछ शर्त होगा अंदरूनी जो कि हमें नहीं मालूम है, जो कि इजिप्ट अभी तैयार हो गया है। और पहले के हिसाब से अमेरिका कहता था कि नहीं, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था, अभी भी हो रहा है, लेकिन कहता है कि नहीं, इजिप्ट चूंकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट को, हमारे मतलब अमेरिका, हम्म, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट की देखभाल कर रहा है इजिप्ट के अंदर में, हमारे सैनिकों को, इजराइल को जी और बाकी सबको, इसलिए उसे मजबूत करना जरूरी है। और इस तरह दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जी। क्या ये सब के सब जो अगल बगल के देश हैं, आप देखिए तमाम फायदा उठा रहे हैं, यूएई हो, सऊदी अरब हो, तुर्की हो, कई सारे के संबंध बेहतर हो रहे हैं अमेरिका से, कई आपस में संबंध बेहतर कर रहे हैं। अब इसमें मिस्र भी शामिल हो गया, जॉर्डन है ही है, कतर है ही है। ये गाजा जंग की जो आग है उसमें हाथ सेक रहे हैं। संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है। जनता को दिखाने के लिए सऊदी अरेबिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशन भी खत्म कर लिए।
कई जगहों से इन्होंने अपने ट्रेड रिलेशन भी खत्म कर दिए। बाद में पता चलता है कि छुप छुप के चलता है, जैसे तुर्की के पोर्ट जी। का इस्तेमाल हो रहा है और वगैरह वगैरह हो रहा है। और इस युद्ध से जहां तक कैपिटल की बात है, पूंजी की बात है, उससे कोई लेना देना नहीं। वो बहुत खुश होता है जिस रूप में हो, वहां का तेल लूटना हो या तेल सस्ते दरों पर मिल जाता है, ऐसे छुप के ले लें। पूरे जी। वॉर इंडस्ट्रीज को जो फायदा होता है वह केवल युद्ध में नहीं, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया 1.2 बिलियन डॉलर का जा रहा है, उसमें ना भी तो कम से कम मतलब जी। 1/3 हिस्सा अमेरिकी वॉर इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है, या 1/4 बिल्कुल। तो जरूर हो रहा होगा। तो ये बिल्कुल रूप से जो आग जल रहा है जिसमें वहां के नागरिक, बच्चे, औरतें शहीद हो रहे हैं, उसके जी। ताप कर ये लोग अपनी गर्मी पैदा कर रहे हैं और लूट रहे हैं। जी। इराक का ये कहना कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वो अपना हवाई क्षेत्र इस्तेमाल नहीं करने देगा, क्या राष्ट्रपति वहां पहुंचे हैं इसलिए सब बयान दिया जा रहा है, जाने वाले हैं? यह इराक सीधे के सीधे नहीं कहा है। इराक की जो रेसिस्टेंस फोर्सेस है, इस्लामिक रेसिस्टेंस फोर्सेस कहने के लिए इराक गवर्नमेंट का हिस्सा है। इराक गवर्नमेंट उससे नहीं खौफ खाती है, उसके साथ मिलकर काम करती है। हालांकि जरूरत पड़े तो वह सूचना भी देती कि ये लोग कहाँ है, कैसे है। उसके बाद अमेरिका या इजराइल आके उनमें बॉम्ब मार के या मिसाइल छोड़ के मार भी देते हैं। उन्होंने कहा है कि हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अमेरिका हमारे बच्चों को मारे, हमारे सैनिकों को मारे, हमारे लोगों को मारे, यहां तक कि ईरान पर आक्रमण करता है वह भी हमें बर्दाश्त नहीं होगा, और हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन यदि वास्तव में पूरे रूप में यदि युद्ध शुरू हो जाता है जिसमें जी। ईरान शामिल होता है और अमेरिका भी शामिल होता है, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि ये लोग क्या करेंगे। जरूर कोशिश करेंगे कि रोके उसको, जो भी इनके पास है उसका इस्तेमाल करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन अमेरिका अपनी पूर्ण दादागिरी के साथ, इजराइल के साथ, फ्रांस, जर्मनी, नाटो के जी। अन्य एयर पावर के साथ सब का सब एयर स्पेस का इस्तेमाल करेगा। जी। ब्रिटेन की राह पर चल पड़ा है कनाडा, उसने भी 30 लाइसेंस रद्द कर दिए हथियार वालों के। हाँ, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, महिला है, कि भाई या हम ऐसे लोगों के साथ जो हमारे कंपनी काम करते हैं, अमेरिका को देते हैं सामान बना के, अमेरिका उनको फिर इजराइल भेजता है, यह बात हमें बर्दाश्त नहीं है। तो इतने महीनों के बाद अब इनको ये समझ में आया, ठीक है चलिए दे रहा है, दुरुस्त है। नंबर 2, यदि यही करना है तो खुलेआम रूप से ये लोग क्यों नहीं गाजा के काम को पूर्ण रूप से सपोर्ट करते, क्यों नहीं अमेरिका से अपनी संबंध को कमजोर बनाते हैं, क्यों नहीं यह नेटो के भी जो काम हो रहा है उसका विरोध करते हैं। तो ये छोटी मोटी 30 कंपनी जो ब्रिटेन ने किया, पता चला कि वो 0.01% का भी कुछ सामान नहीं देते थे, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। हो सकता है ऐसे ही कुछ लोग हो, कहने के लिए 30 कह दिया और और अपने कहने यहाँ के लिए की मुट्ठी जनता भर। को भी शांत किया जा सकता है सर, क्योंकि वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, अदालतों में मामले जा रहे थे, वकील डिमांड कर रहे थे। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, तो मसला वही लगता है मुझे। जी। IAF, इस्लामिक एक्शन फ्रंट, बड़ा चुनाव जीत गया जॉर्डन में और उसकी चर्चा हो रही है कि साहब ये तो बड़ा खतरनाक स्थिति बन रही है अब। खतरनाक स्थिति क्या है, जहां तक है मान लीजिए होते हैं, बढ़ते हैं, वहां पे आंदोलन भी वैसे कहें गाजा के निवासियों के पक्ष में तो बड़ा जबरदस्त रहा है, मतलब लाखों की संख्या में रहा है। तभी होता है जबकि ऐसे शासकों की सत्ता को उखाड़ फेंको, और वह धार्मिक तरीके से नहीं, आम जनता, मेहनत कश जनता, किसान मजदूरों की मदद से उसको तुम हटा सकते हो तो वही बेस्ट होगा। वैसे निश्चित रूप से वहां के राजा के लिए और खासकर अमेरिका के लिए, यहां तक इजराइल के लिए वो कष्टकारक हो सकता है, क्योंकि गाजा पट्टी से सटा हुआ है। यदि इसके बाद वहां विद्रोह हो जाए तो पूरे के पूरे गाजा का भविष्य ही बदल जाएगा, और यहां से भी वहां की सैनिक आ जाए तब कुछ सहारा नहीं बचेगा अमेरिका को, इसके अलावा कि अपने सैनिक भेजे। और दूसरी तरफ दूसरे अरब कंट्रीज के भी सैनिक आ पाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा होगा आपके हिजबुल्लाह के फोर्सेस के आने की जरूरत पड़ जाएगी, लेकिन वह दूर की कौड़ी अभी। जी। लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं वो सर की बातों से और ज्यादा पुख्ता हो रही है कि जो ये जंग है ना साहब, गाजा वाली और यूक्रेन वाली, जब भी ये रुकेगी और जो भी इसका परिणाम होगा, दुनिया नए स्वरूप में नजर जरूर आएगी। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।